So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 4 of redox and equivalent concept. So अभी तक फिलहाल हमने 3 lectures redox के कर लिए हैं and we are doing complete physical chemistry and you can get all other chapters on our ChemIIT app, and if you have not installed the app yet you can get the link from the description box जहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो करेंटली हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर जेई एडवांस्ड, एंड दैट इज कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री एंड कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Physical chemistry we have completed, like 90% of the syllabus is completed. Lectures are available. We are uploading regular tests and discussions will start from 1st of July. Live sessions will start from 1st of July, जहां आप क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो आप खुद मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव डिस्कशन हम करेंगे, ऑल्दो हर ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन डिस्कस होगा और उसके बीच में भी अगर आपको कोई क्वेरी रहेगी तो यू कैन आस्क, ठीक है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में वी हैव डन मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन यूट्यूब, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, एंड देन वी आर डूइंग रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। आज का लेक्चर और अगला लेक्चर, 2 लेक्चर इसके आने हैं, फिर 2 लेक्चर रिडॉक्स टाइट्रेशन के जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, तो उसको भी हम इसी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर देंगे, तो आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाने वाला है। तो ये आज हमारा ये लेक्चर है और 2 दिन बाद आपको एक लेक्चर और मिल जाएगा विद इन 2 डेज, और 2 लेक्चर्स पहले से ही अपलोडेड है। सो वी कैन से दैट अगले 2 दिन में आपका रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट भी बहुत अच्छे से खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इवन आपके मेंस में जो भी बच्चों को ये डाउट है कि सर सिलेबस हो पाएगा कि नहीं, आप देख लीजिए अभी मेंस में कितना टाइम बचा हुआ है। मैं तो मेंस की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो हमारा कोर्स है वो कंप्लीट एडवांस तक चलने वाला है, जिसमें हमारा लाइव सेशंस जो है वो चलता रहेगा। तो अगर आपने अभी तक कोर्सेज नहीं लिया तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट। सो जस्ट डाउनलोड द ऐप, गो एंड परचेज इट। और मैं अगर ऑर्गेनिक की अपडेट आपको दे दूँ तो ऑर्गेनिक में वी हैव डन IUPAC nomenclature, then we have done complete isomerism, complete general organic chemistry, and 10 lectures of our reaction mechanisms have been completed, and that is also within 2 months। मैं अगस्त तक सोच पा रहा हूँ, अगस्त तक हमारी पूरी ऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगी और उसके भी फिर लाइव सेशंस वो तो 1 जुलाई से स्टार्ट ही है, वो पैरेलली चलता रहेगा। तो बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपको करना है। और इसके बाद हमने करना है बेटा आइडियल गैसेस, और रियल गैसेस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बट मैं उसको एक बार रीशूट भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइडियल गैसेस इसके बाद करेंगे। जो बचा हुआ है छोटा सा पोर्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर का बचा हुआ है, दैट वी विल टेक आफ्टर आइडियल गैसेस, क्योंकि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का छोटा पोर्शन बचा हुआ है उसमें से ज़्यादातर पोर्शन आप फिजिक्स में पढ़ ही लेते हो। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं कराएंगे, है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 99% चीज़ें जो करा दिए वो नहीं दिखता, वो 1% चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे। अरे सर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो वाला पार्ट नहीं हुआ सर, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर, उसी से तो पूरा जेई का पेपर बनना है ना। सब करा देंगे, परेशान होने वाली बात नहीं। तो चलो शुरू करते हैं बेटा चौथा लेक्चर हम रिडॉक्स इक्विवेलेंट का। आई होप मज़ा आ रहा होगा, रिडॉक्स इक्विवेलेंट एंड फैक्टर अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा लॉजिकली। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप मोल से पूरे कंटिन्यूसली वीडियोस देखते हुए आए, ठीक है, तभी समझ आएगा। ऐसे रैंडमली चौथा वीडियो देख रहे होगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी कम समझ आएंगी। तो पिछले लेक्चर में हम एन फैक्टर्स की बात कर रहे थे। हमने एसिड्स के लिए एन फैक्टर देखा, हमने बेसिस के लिए देखा, हमने सॉल्ट्स के लिए देखा, हमने रिडॉक्स हाफ रिएक्शंस के लिए देखा किस तरह से एन फैक्टर निकाला जाता है। फिर मैंने आपको बताया, लेक्चर शायद फिनिश किया था ये बोलते हुए कि कंप्लीट रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर भी लगभग वैसा ही होता है, परेशान होने वाली बात है नहीं। गिवन मॉलिक्यूल के लिए वैसा ही होता है।
ठीक है, यहां तक हमने कह के खत्म किया था और हमें आज करना था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बट फिर भी मैं एक आपके लिए एक केस सामने रखना चाहता हूं और फिर एक कंप्लीट रिएक्शन आपके सामने रखना चाहता हूं और उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो एक कंप्लीट रिएक्शन आपके सामने रखना चाहता हूं। कंप्लीट रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, और फिर उसको हम एनालाइज करेंगे कि एन फैक्टर कैसे चल रहा है, क्या है। So this is the reaction that I have right now. It is K2Cr2O7 plus 14 HCl gives 2 KCl plus 2 CrCl3 plus 3 Cl2 plus H2O. So this is the reaction. And now we wish to find the n factors. ठीक है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो फिनिश किया था लेक्चर, वो यही बताते हुए किया था कि ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन में भी अगर आप किसी एक कंपोनेंट को देख रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। तो अगर आप हाफ रिएक्शन का भी उसका निकाला हुआ है, हाफ रिएक्शन का भी निकाला हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता था। बट इसमें थोड़ी एक चीज स्पेशल है, देखते हैं। देखो, अगर आप इसके लिए देख रहे हो एन फैक्टर, ठीक है, तो आप हाफ रिएक्शन कैसे लिखोगे इसका? तो आप ऐसे ही लिखोगे, अगर आयनिक फॉर्म में भी लिख रहे हो तो दिस गेटिंग कन्वर्टेड टू Cr+3, और बहुत इजीली आपको पता है कि यहाँ पर हो रहा है 3 का चेंज, 6 से 3 तो 3 का चेंज, 2 एटम है तो टोटल 6 का चेंज, तो आप कहोगे इसका एन फैक्टर तो 6 है, एन फैक्टर तो 6 है। अब जब आप कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे तभी भी आप यही कहोगे, सर कंप्लीट रिएक्शन मैंने लिखा तो कंप्लीट रिएक्शन में भी वही दिख रहा है, क्योंकि Cr2O7 2 माइनस से CrCl3 दैट इज Cr+3 है, तो एन फैक्टर तो यहाँ भी 6 ही दिख रहा है इसका। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको बताई कि कुछ भी हो जाए उसमें वही मल्टीप्लाई होगा, उसमें वही मल्टीप्लाई होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत कहाँ आती है वो देखेंगे। अब अगर आप क्लोराइड का देखें तो क्लोराइड से क्लोरीन गया, क्लोराइड से क्लोरीन गया, ध्यान से सुनेंगे, क्लोराइड से क्लोरीन गया। अगर मुझे इस क्लोरीन का एन फैक्टर निकालना है, इस क्लोरीन का एन फैक्टर निकालना है, तो मैं कहूँगा ये 0 है, 0 से -1 गया, 1 का चेंज, 2 एटम के लिए 2 का चेंज, तो एन फैक्टर मैं इसका कहूँगा 2 का, इसका एन फैक्टर 2 का है ना। तो क्लोरीन का एन फैक्टर 2 का। अब यहाँ भी दिख रहा है कि हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व तो 6 ही होगा, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन लिखे हो, कंप्लीट रिएक्शन लिखे हो तो लिखने से पहले इलेक्ट्रॉन्स काटे होंगे। तो अगर रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन था तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6/3, तो देख लो यहाँ भी एन फैक्टर 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी एन फैक्टर 2 आ रहा है। इवन अगर आप CrCl3 को देखेंगे तब क्या समझ में आ रहा है, CrCl3 को देखते हैं तो एक्चुअली आप Cr+3 को देखना चाह रहे हो वहां पर। जब आप CrCl3 को लिख रहे हो तो एक्चुअली आप Cr+3 को ही देखना चाह रहे हो। तो यहां पर कितने का चेंज था, 3 का चेंज था, तो एन फैक्टर क्या था, तो एन फैक्टर 3 था, तो ठीक है। और यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बाई 2, तो यहां भी एन फैक्टर क्या है, 3 है। बट मजे की बात ये है कि जब आप, और इसका क्यों भी समझेंगे, जब आप इस HCl को देखते हो तब क्या हो रहा है, HCl को देखते हो। अगर मैं कहता सिर्फ ऐसे हाफ रिएक्शन लिखा होता मैंने, और मैं पूछता आपसे कि चलो इस क्लोराइड का एन फैक्टर बताओ, तब आप क्या कहते, सर क्लोराइड का एन फैक्टर, तो क्लोराइड का एन फैक्टर तो सर ये 2 ही लग रहा है सर, 1 का चेंज, सॉरी 2 भी कहाँ, 1 लग रहा है, -1 से ये, तो इसका एन फैक्टर क्या लग रहा है, 1 लग रहा है, एन फैक्टर शुड बी 1, है ना, क्योंकि पर क्लोराइड एटम अगर देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, यही तो बात है, पर क्लोराइड एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। बट जब आप इस HCl को देखें ना तो यहां पर कुछ तो गड़बड़ी लग रही है।
और वो गड़बड़ी क्यों है वो समझना बहुत जरूरी है। हमने लिखा है HCl के कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, 14 यूनिट्स हैं हमारे पास, HCl के 14 यूनिट्स हैं, लेकिन जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो पूरे 14 नहीं है। बाकियों को तो हमने कुछ नहीं, स्पेक्टेटर आयंस हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट स्पेक्टेटर आयंस। लुक, they are not undergoing any change in oxidation number, they are simply spectator ions। यहां देख सकते हो आप यहां भी देख सकते हो, ये भी क्लोराइड ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, ये वाले क्लोरीन में बोला जाए तो ठीक है, वहां समझ में आता है। मतलब ये 14 HCl है, उसमें से 6 Cl माइनस जो है, 6 Cl माइनस अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर यहाँ पर ऐसा होता 6 Cl माइनस, बहुत ध्यान से समझना, से 3 Cl2, तब देखो इसका भी n फैक्टर 1 ही होता, n फैक्टर 1 ही होता। लेकिन सिंस यहाँ पर हमने कुछ और Cl माइनस लिख दिया हुआ है, 14 HCl है, लेकिन 14 में से 14 रेडॉक्स नहीं कर रहे हैं, कुछ स्पेक्टेटर आयंस हैं, सिर्फ बैलेंस करने के लिए हमने लिख दिया है। तो रूल के हिसाब से अगर हम देखें इस HCl का एन फैक्टर, फिर से बोल रहा हूँ, फील नहीं होगा, रूल्स के साथ स्टिक रहिए बस, फील नहीं होगा। रूल क्या कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का अगर एन फैक्टर लिखना है तो क्या करना है, जैसे HCl एज अ होल का लिखना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, यही होता है। तो HCl का पर मॉलिक्यूल, बस डेफिनेशन से सोचना है, फील नहीं करना है। और अगर आप कुछ फील करके इधर उधर का कर लिए तो बहुत बहुत ब्लंडर हो जाता है, गलतियां होती हैं, मैं बता रहा हूं। इसमें बहुत सारे बच्चे एन फैक्टर 1 करते हैं, एन फैक्टर 1 करते हैं, इसमें नहीं करना है, मेजर मिस्टेक है। HCl है तो क्या बोलना है, ऐसे बोलना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मॉलिक्यूल ऑफ HCl, बस। तो अगर आप देखो तो HCl ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो आप बोलोगे सर 6 ही किए हैं, लेकिन यहाँ है कितने HCl के मॉलिक्यूल्स, 14 है, तो n फैक्टर विल बी 6/14, सिंपली n फैक्टर विल बी 6/14। सर फील नहीं हुआ, अच्छा है फील नहीं हुआ, फील नहीं भी होना चाहिए, डेफिनेशन तो यही कह रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने बहुत सारे क्लोराइड एज अ स्पेक्टेटर यूज कर लिए। हाफ रिएक्शन में होता तब कोई दिक्कत नहीं है, हाफ रिएक्शन में दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से जब कंप्लीट रिएक्शन लिखा हो और पूरे HCl कंपोनेंट का आपको n फैक्टर पूछ रहा है, सो यू हैव टू राइट इट एज 6/14 एंड नॉट 1। यहाँ मैं ये भी लिख दे रहा हूँ नॉट 1, क्योंकि 1 आता है इसमें, बहुत बच्चों का आंसर 1 आता है, 1 नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब आप कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन लिख रहे हो। आई होप अब ये बात क्लियर होगी। तो सर ये स्पेक्टेटर आयन लिखे ही क्यों, अरे भाई कंप्लीट रिएक्शन लिख रहे हैं तो आपको स्पेक्टेटर आयन लिखना पड़ता है। हाफ रिएक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा था वैसा ही रहने देंगे। अगर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ना, इस तरह से आएगा कि कितने HCl के मॉलिक्यूल यूज हुए हैं इस रिएक्शन में, क्योंकि बोलने के लिए KCl बना है ना, बोलने के लिए तो KCl भी बना है, ऑल्दो सॉल्युबल है, एक्वस है, बट KCl के आयंस तो वहां है ना। तो रिएक्शन लिखोगे तो यही बोलोगे ना कि 1 मोल इसका और 14 मोल HCl के मिलकर ये बना रहे, तो n फैक्टर उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। दैट्स इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एक और अच्छा कॉन्सेप्ट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका n फैक्टर किस तरह से लिखना होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। और पूरी जो चीजें चल रही हैं, ये पूरी जो चीजें चल रही हैं, ये सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को सही साबित करना चाहते हैं। जी हाँ, हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को सही साबित करना चाहते हैं। सिर्फ इसी होड़ में हम n फैक्टर बनाए जा रहे हैं। जो डेफिनेशन दिया बस उसको फॉलो करते जाओ। इससे होगा क्या, इससे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वैलिडेटेड रहेगा। दैट्स इट। नाउ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसकी भी एक ट्रिक है जो चलती है।
बच्चा याद करता है उस ट्रिक को, बट ऊपर नीचे का कोई लॉजिक नहीं समझता। यहां भी और फिर ना आपके दिमाग में एक ऐसी वो बन जाती है कि भाई जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है वो तो एक स्पेशल है, उसमें एन फैक्टर थोड़े अलग तरीके से निकलता है, कुछ ऐसा बन जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बेसिक डेफिनेशन कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन हो, एन फैक्टर का वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, लॉस्ट और गेन्ड बोल दो, पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, जिस भी मॉलिक्यूल का आप निकाल रहे हो। ये डेफिनेशन कुछ नहीं तो अभी तक मैं 15 बार बोल दिया हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बार बार आपके दिमाग में ये घर करे, ठीक है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की जब बात होती है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट Br2 Br माइनस, ये बहुत फेमस BrO3 माइनस। तो अब जब आपको इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे हो रहा है वो आपको समझ आ रहा है। 0 से ये -1 गया रिडक्शन, 0 से ये +5 गया ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हुआ, तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, नो डाउट अबाउट इट। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं इस ब्रोमाइड का एन फैक्टर बताओ, ऑब्वियसली ये कंप्लीट रिएक्शन है, एक कंप्लीट रिएक्शन है, बट आयनिक अगर मैं ब्रोमाइड का आपसे पूछता हूं, क्योंकि ब्रोमाइड कोई स्पेक्टेटर आयन तो है नहीं, है ना, उस तरह की दिक्कतें तभी होंगी जब कोई स्पेक्टेटर आयन आ जाए जिसको हम लिख दे रहे होते हैं, तब प्रॉब्लम आ सकती है। बट ब्रोमाइड कोई एक्चुअली यहाँ पर स्पेक्टेटर आयन है नहीं, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है। तो आप देखिए चेंज हो रहा है, तो -1 से 0 कितने का चेंज, 1 का चेंज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर एन फैक्टर बनूंगा, सब बस वही रूल है बेटा, कुछ नहीं फील करना ही नहीं है। अब इधर देखो, +5 से 0, 5 का चेंज, हाँ सर 5 का चेंज, तो एन फैक्टर 5। लेकिन जब मैं इस Br2 का एन फैक्टर मुझे निकालना है ना, तो मैं ऐसे सिंपली नहीं बता पाऊंगा। क्यों सर, कुछ स्पेशल है क्या? कुछ खास तो नहीं, बट ये जो ब्रोमीन है ये ऑक्सीडेशन हाफ में भी इन्वॉल्व है और रिडक्शन हाफ में भी इन्वॉल्व है, दोनों में इन्वॉल्व है। ऑक्सीडेशन हाफ में भी है, रिडक्शन हाफ में भी है, तो दोनों में है, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि जब आप कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए उधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई करोगे, उधर कुछ मल्टीप्लाई करोगे, तो स्टोइकियोमेट्री भी चेंज होगी Br2 की। नहीं समझ आया? रुको, अब इसको थोड़ा सा ना एक जनरल डेरिवेशन करके बताते हैं। आई होप आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, ट्रिक बोलते हैं कि इसके लिए एन फैक्टर निकालना है तो N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ऐसा कुछ सुना होगा, है ना। तो वही देखते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। चलिए, तो सपोज करो A है और A कन्वर्ट हो रहा है A प्लस N1 A माइनस N2 ऐसे। तो मैं ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा हूँ और कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्या स्पेलिंग गलत, प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, देख लेना स्पेलिंग वगैरह। सो अब यहाँ पर देखते हैं, ये तुम्हारा हुआ ऑक्सीडेशन हाफ, तो मैं लिखूंगा इसको A से बना A प्लस N1 प्लस N1 इलेक्ट्रॉन्स, N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और A से बन रहा है A माइनस N2, तो इसने N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खाए हैं, तो ये बन रहा है A N2 माइनस, और N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने खाए हैं, ठीक है, बढ़िया, N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने खाए हैं। अब जब मैं फाइनल रिएक्शन लिखूंगा बेटा, फाइनल रिएक्शन मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस उसी को बैलेंस करके आपको फाइनल रिएक्शन लिख के आपको वही चीज बता रहा हूं जो डेफिनेशन थी हमारी एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री।
देखो ये सब चीज़ें और बेहतर फील होंगी जब आप इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, हम बिल्कुल बनवाएंगे अभी क्वेश्चन साथ में आपको। और जो चैप्टर्स है ना उसका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे मोल कंसेप्ट जो है और कंसंट्रेशन टर्म्स, वो भी एक ऐसा चैप्टर है कि थ्योरी कुछ भी नहीं है उसमें। इसीलिए देखा होगा आपने, जो हमने पढ़ा भी मोल कंसेप्ट, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए अलग अलग टाइप के, और उससे चैप्टर क्लियर हो जाता है। और मैं ये भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि एकदम लगे रहो मोल के क्वेश्चन बनाने में, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना रहे हो, ज़रूरत ही नहीं। आप मेरी रियल एडवांस सीरीज भी देखोगे तो मैंने जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनवाए हैं वो उन चैप्टर से बनवाए हैं जिसकी सच में ज़रूरत है। और ये बात बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है, और उनको लगता है कि जो ज़्यादा पढ़ा रहा है, कुछ अजीब सा कुछ पढ़ा रहा है, वो बढ़िया पढ़ा रहा है। तो मैं यही बोलूँगा, जो इधर उधर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है ना, जो भी, वो एक्चुअली में उसको एग्ज़ाम का थोड़ा ज्ञान कम है कि ये एग्ज़ाम किस चीज़ का एग्ज़ाम है। हो सकता है वो उसने नया नया कुछ पढ़ा हो अभी, तो स्टाइल मारने के लिए बहुत लोग आके ज़ोर ज़ोर से फुल ऑन एनर्जी में चीज़ों को कुछ भी पढ़ाते रहते हैं, कुछ नया पढ़ के आ गए, चलो यार चिपका देते हैं इसी को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 1 मिनट लूँगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, अभी मेरी ऑफलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसमें केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। मैंने पहले केमिकल बॉन्डिंग उनको पढ़ा दी नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद पूरे PYQs बना लिए, और जितने भी इधर उधर के क्वेश्चन है बहुत सारे हमने बना लिए। उसके बाद मैंने एक अलग से सेक्शन बनवाया, भाई एडवांस प्लस केमिकल बॉन्डिंग। पढ़ाने का दिल नहीं है मेरा, बट मैं उनको ये बोल के पढ़ा रहा हूँ भाई कि इससे कुछ नहीं आने वाला। sp4 हाइब्रिडाइजेशन, sp5 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, उसके बाद फिर बेंड्स रूल के एडवांस कॉन्सेप्ट्स, जीरेड ऑर्बिटल, अनजीरेड उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स। क्यों पढ़ा रहे हो सर? तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिर ना बच्चों को ये लगता है, बच्चे जज करने लगते हैं, अरे 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 ये मास्टर तो ये नहीं पढ़ा रहे, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, वहाँ पे उन्होंने तो ये भी टॉपिक पढ़ाया था, तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे क्योंकि वो टॉपिक भी पढ़ा है ना उसने, तो वो अच्छा पढ़ा रहे। तो ये अल्प ज्ञान ही बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। आप भी ये सब चीज़ों से बचें। बट वही है, मेरे को यहाँ अभी प्लेटफॉर्म में सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा, बट मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को ये बोल के पढ़ा रहा हूँ कि भाई देख लो, ये सबसे कुछ नहीं आने वाला। पढ़ते समय पहली प्रायोरिटी जो एक होती है प्रायर नोट्स होती है, और एक फिर एडवांस प्लस करके लिखवा देते हैं कि हाँ यार ये सब पढ़ लेते हैं अपन अच्छे से। बट जब रिवीजन करेंगे तो वो जो प्रायर नोट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये बात आप भी ध्यान रखें, और इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो करें। जैसे मोल कंसेप्ट, यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस टू मेनी एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन इट। बहुत ज़्यादा तो आप 15-20 एडवांस प्रॉब्लम्स कर लो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, ठीक है, चल जाता है काम। यू विल नॉट गेट टू मेनी एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। आप वही अपनी जो एनर्जी है वो आप थर्मोडायनेमिक्स में लगाइए, इलेक्ट्रो में भी लगाइए। ऑल तो नहीं आए हैं इलेक्ट्रो से भी टफ क्वेश्चंस, बट आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उसमें लगाइए, उसमें लगाइए एनर्जी। आप जाइए देखिए हमारे रियल एडवांस के क्वेश्चंस, ऐसा भेजा फ्राई होगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो वही सब बातें हैं। और जो भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ अपने, उसमें जो एडवांस टेस्ट है, एक है P1L1 करके, P2L2, सॉरी P2L1, तो L1 वाले मतलब लेवल 1 वाले टेस्ट हैं जो भी ऐप में आ रहे हैं अपने, और जिसमें भी ADV लिखा हुआ है एडवांस वाले टेस्ट, उनको बनाइए आप। उनको कहते हैं रेलेवेंट क्वेश्चंस, मज़ेदार क्वेश्चंस, ठीक है। देखते हैं फिर उसको। चलिए, तो बहुत हुई बातें, अब करते हैं थोड़ी काम की बात। ये ऐसा किए बेटा, फाइनली जब इक्वेशन लिखना है तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने के लिए यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे N2, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे N1, ठीक है। सो फाइनली क्या आपको ये दिख रहा है कि जब आप इसको ऐड वैड करेंगे तो A की स्टोइक्योमेट्री क्या बनेगी? N1 प्लस N2, यही बनेगी स्टोइक्योमेट्री। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने होंगे? N1 N2।
तो n फैक्टर क्या होगा बेटा a का? n फैक्टर ऑफ a का n फैक्टर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये कुछ और नहीं, बस ये कोई फॉर्मूला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमने रिएक्शन को एक जनरल रिएक्शन लेके बैलेंस कर दिया और बैलेंस करने के बाद वही आउटडेटेड सा जो डेफिनेशन है उसको हमने लगा दिया। इसी तरह से जब हम इसमें बात करेंगे Br2 गिव्स Br-, अब इसमें हम n फैक्टर लगा निकालेंगे इसका। इन दोनों का तो सॉर्टेड है, इन दोनों का सॉर्टेड है, आप देख सकते हो यहाँ से भी। अगर आप इसको बात करोगे तो इसका n1 ही आ रहा है n फैक्टर, और क्योंकि आप n2 मल्टीप्लाई भी करोगे तो फिर वो तो इसकी स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई होगा ना, तो n1 ही आ रहा है, इसका n फैक्टर n2 ही आ रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। इधर जब आप इसके लिए करोगे तो n1, चलो तो इसका हाफ रिएक्शन का n फैक्टर कितना होगा? हाफ रिएक्शन का n फैक्टर, ऐसे सोचो तो 0 से 1 का चेंज, तो ठीक है, तो 2 के लिए 2 का चेंज, और यहां से यहां अगर देखा जाए तो 1 के लिए 5 का चेंज, 2 के लिए 10 का चेंज, तो इसका n फैक्टर इज 10 इंटू 2 बाय 10 प्लस 2 विच इज 20 बाय 12 एंड इट इज नथिंग बट 10 बाय 6 जो भी है देख लीजिए, 5 बाय 3। सो दिस इज द n फैक्टर फॉर दिस। ओके, लेट अस टेक वन मोर, इसी तरह से एक और ले लो टाइम पास थोड़ा सा। H3PO2 ले लो आप, चलो ये फॉस्फीन में कन्वर्ट हो रहा है और मान लो रैंडमली H3PO4 लिखते रहो इधर। अब यहाँ पर देखो तो फॉस्फोरस +1 में है, यहाँ से जा रहा है -3 में और जा रहा है +5 में, तो डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। इसका और इसका लिखना तो आसान है, बट इसका जब आप लिखोगे तो बस ये चेक करो कि क्या है इसका n फैक्टर। सो इट्स n फैक्टर विल बी n1 विच इज 4 इंटू ये 1 से 5, इट इज अगेन 4 अपॉन 4 प्लस 4, सो दिस इज 16 by 8 and hence 2. So n factor of H3PO2 is 2। ठीक है, तो ये रही n फैक्टर की कहानी। दिस इज द एंड ऑफ n फैक्टर। अब क्या बचा? अब कुछ एक दो सस्ते डेफिनेशंस हैं वो लिखवा देते हैं और उसके बाद सीधे हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट खत्म। आज की क्लास में थोड़े बहुत क्वेश्चन, अगले क्लास में थोड़े एडवांस क्वेश्चंस, उसके बाद 2 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं वो चिपका देंगे इधर, वो रिडॉक्स टाइट्रेशन वाले, क्योंकि वही स्टार्ट करना है, इसके बाद वो हो जाएंगे। बस हो गया आपका रिडॉक्स इक्विवेलेंट भी खत्म। चलो आगे देखते हैं बेटा, कुछ सस्ते डेफिनेशंस, ऐसे ही लिख लो, कुछ सस्ते डेफिनेशंस। क्या है सर ये सस्ते डेफिनेशंस, बता दो। जैसे इस तरह की बातें होती है कभी कभी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन अ मेटल ऑक्साइड। कोई एक मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है और उस मेटल ऑक्साइड में हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है, हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है इन अ गिवन मेटल ऑक्साइड। तो क्या किया जाता है कि आप ऐसे सोचो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस याद है ना, तो ऐसे बोलते हैं अपन कि मेटल, अरे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में क्या बोलते हो कि 2 रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। ठीक, उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। और इसी तरह से आप सोचो जब मेटल ऑक्साइड होगा तो M + O, ऐसे ही सोचो आप, O2 मत सोचो, चलो O सोच के करो, आप ध्यान से समझना। M + O, मेटल ऑक्साइड आ रहा है तो M और O आ रहे हैं, हम बोलेंगे कि दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर है, क्योंकि वो M और O मिलकर MO बन रहा है, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर है। इवन आप O2 सोचोगे तो भी वही बात आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। M और O मिलके MO बन रहा है, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, यही होगा। तो अभी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल में बता रहा हूँ फिर क्या आएगा। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज सेम एज
equivalence of O, and since I need equivalent weight of metal, तो equivalent weight मतलब weight of one equivalent, so for that I need to make it one equivalent, तो one equivalent of metal corresponding to equivalents of oxygen, तो ऑक्सीजन का भी वन इक्विवेलेंट, क्योंकि भाई ये वन इक्विवेलेंट तो फिर इधर का भी वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब बस इसी को पकड़ो, अब ऑक्सीजन का वन इक्विवेलेंट, तो बताओ जब ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा तो O से जा रहा है O-2 में, ऑक्सीजन ऑक्साइड बना रहा है तो O से O-2 में, तो इसका n फैक्टर क्या हुआ बेटा, इसका n फैक्टर 2 हुआ। तो अगर n फैक्टर 2 है तो एक इक्विवेलेंट में कितने मोल्स होंगे? सर बिल्कुल पता है हमको, इक्विवेलेंट होते हैं मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर अगर 2 है तो जो मोल्स होंगे एक इक्विवेलेंट में मोल्स होंगे वो हाफ होंगे, तो एक इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम की बात हो रही है क्योंकि n फैक्टर 2 है, सीधी सी बात, बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हाफ मोल ऑफ दिस मतलब क्या हो गया, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यही हुआ ना। इसका मतलब एक इक्विवेलेंट मेटल 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग है या इक्विवेलेंट है। तो क्या हुआ सर, इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब यही है कि मेटल का वो वेट, ध्यान से सुनना, मेटल का वो वेट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है उसी को मेटल का इक्विवेलेंट वेट बोला जाएगा। फील हुआ? नहीं होना चाहिए, बस डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सिंपल, तो वन इक्विवेलेंट मेटल इज दैट वेट विच कंबाइंस विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन while forming a metal oxide। सर O2 ले लेता मैं तो क्या होता, अरे O2 ले लेते यार तो ऑक्साइड में ही जाते ना, O2 से O2 माइनस, O2 लेते तो वेट, मोलर वेट तुम्हारा कितना हो जाता, मोलर वेट 32 हो जाता, लेकिन n फैक्टर तो 4 हो जाता ना, O2 से O2 माइनस 4 का चेंज हो जाता टोटल, तो अल्टीमेटली 8 ग्राम ही आता। हाँ, तो क्या लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन अ मेटल ऑक्साइड, इसी के बाद ऐड करेंगे इज दैट weight which combines with 8 gram of oxygen while forming a metal oxide, so this is the definition। सिमिलरली अगर एक मेटल क्लोराइड है तो उसमें मेटल का क्या इक्विवेलेंट वेट है, ऐसा कुछ अगर पूछ रहा है, एक मेटल क्लोराइड है तो उसमें मेटल का क्या इक्विवेलेंट वेट है, तो क्या बोलोगे? क्लोराइड के लिए n फैक्टर 1, क्लोरीन एटम को देखकर चलो, तो उसका n फैक्टर 1 हो गया तो मोल्स भी 1 ही आएगा, और 1 मोल मतलब 35.5, तो उसके लिए भी लिख लो क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन अ मेटल क्लोराइड इज दैट वेट विच कंबाइंस विथ 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन विच while फॉर्मिंग मेटल क्लोराइड। ठीक है सर, ठीक है, बट इस पे कोई क्वेश्चन आएगा? नहीं आता, बट फिर भी लिख लो डेफिनेशन, कुछ इस तरह के सस्ते सवाल अगर आपको कहीं दिख जाए ऐसे, वैसे ये नहीं भी पढ़ोगे तो ये बन जाएगा। तो मान लो कोई मेटल ऑक्साइड है, कंटेन्स ऑक्सीजन एज 32% बाई वेट, 32% बाई वेट उसमें ऑक्सीजन है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इस तरह के सवाल अगर आ गए, है बहुत सस्ता, लेकिन ये डेफिनेशन ध्यान में नहीं है तो हो सकता है क्षण भर के लिए आप थोड़ा परेशान विचलित हो जाए। तो भाई देख, 32% बाई वेट अगर है, इसका मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन है और 68 ग्राम तेरा मेटल है, ये बात समझ आ गया। तो क्या 68 ग्राम ही मेटल का इक्विवेलेंट वेट है? नहीं, सिंस ये मेटल ऑक्साइड है तो मेटल का वो वेट जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ कंबाइन होगा। अब ये तो 32 के लिए 68 है तो 8 के लिए कितना होगा, 17 होगा, उसमें क्या है।
तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए ये 17 ग्राम मेटल आपका लगता है, and therefore this 17 gram will be considered as equivalent weight of metal. This will be considered as the equivalent weight of metal. I hope this is clear. Okay, ठीक है। तो बस यही था यार इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और एन फैक्टर। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, देखो एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप बस एक थ्योरी पढ़ लेते हो कुछ नहीं होता आपका, ठीक है। क्वेश्चन बनाना मस्ट है ये टॉपिक में, बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसे आइडियल गैसेस, थ्योरी क्या ही है उसमें, थ्योरी क्या ही है। अगर आप एक बार मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ दो तो थ्योरी है ही नहीं। अब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V को आप थ्योरी थोड़ी ना बोलोगे यार। अगर आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ दो और एक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी वगैरह, बट कोलिजन फ्रीक्वेंसी को मैं आइडियल गैसेस के अंदर नहीं कंसिडर करता, वो जनरल टॉपिक मानता हूँ उसको, और पढ़ाता भी उसको मैं आइडियल गैस रियल गैस पूरा पढ़ाने के बाद ही। तो बात वही है, आइडियल गैस जैसा चैप्टर है उसमें थ्योरी है ही नहीं। आप थ्योरी पढ़ लोगे, आपको खुशी होगी अरे मेरे को समझ आ गया, बट विश्वास मानो आपको सवाल बनेगा ही नहीं बनेगा। आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना। एसपीएम रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे, बैरोमीटर आ गया तो बैरोमीटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे, बलून रिलेटेड करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी नया प्रॉब्लम उसमें बनता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। तो वैसे ही इक्विवेलेंट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का असली एप्लीकेशन देखने के लिए सवाल करने बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1। लेट अस स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस। तो ये मैंने रेफर कर रहा हूँ मैं नरेंद्र अवस्थी। ठीक ठीक प्रॉब्लम है इसमें, शुरुआत करने के लिए ठीक ठीक प्रॉब्लम से सिलेक्ट करके कराता हूँ रैंडमली कुछ। आप चाहें तो ये प्रॉब्लम्स को अपने कॉपी में इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरा क्या है कि मैं इस क्वेश्चन को क्यों लिखूं मैं इतना बड़ा इलस्ट्रेशन, तो मैं यहीं से क्वेश्चन देखकर आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के वक्त ये इलस्ट्रेशंस आपको काम आ सकते हैं। इट्स योर विश, ओके। तो लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 144 लेते हैं। द इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS2 इन द हाफ रिएक्शन इज। बहुत आसान, हाफ रिएक्शन है, क्या परेशानी है फिर। और FeS2 के बारे में आपको पिछले लेक्चर में ही बताया गया था कि Fe+2 है, S2 2- है। तो चेंज क्या हो रहा है, देखो बेटा, +2 से +3 जा रहा है, और ये S2 2- है, मतलब पर एटम तो -1 है ना, पर ऑक्साइड जैसा, पर एटम -1 है, और ये जा रहा है इसमें +4 में। देखो ये क्वेश्चन बनाते समय कहीं ना किसी क्वेश्चन में मैं देख रहा था दोबारा वीडियोस को, तो पीछे कहीं मेरे से एक आध कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं, और हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाएं, तो वो आप थोड़ा सा खुद से समझ लिया करिए। कॉन्सेप्चुअली कोई भी गलती नहीं होगी, हो सकता है जैसे यहाँ -1 है, हो सकता है मैंने -2 लिख दिया गलती से, ठीक है। तो वो आप थोड़ा समझ लिया करिए या कमेंट में पूछ लिया करिए, तो मैं कंफर्म कर दूंगा कि हाँ यार यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। चलिए तो देखिए, -1 से ये 3 गया, ये 4 गया, तो चेंज कितने का हुआ बेटा, यहाँ चेंज हुआ। क्या लाइव क्लास में जब कराते हैं तो बच्चा ही बता देता है सर वो आपने 2 को वैसा लिख दिया, बट यहाँ पे कोई नहीं है बताने वाला अभी ना। सो 2 से 3 तो बेटा 1 का चेंज हुआ, हाँ सर। अब देखो ये -1 से 4 जा रहा है, 5 का चेंज है, और 2 एटम के लिए 10 का चेंज है, तो 10 और 1 11, तो टोटल FeS2 में कितने का चेंज है, 11 का चेंज है। तो उसका इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास बाय n फैक्टर विच इज 11। ओके फाइन, नाउ लेट अस टेक दिस। ये तो सेम वही क्वेश्चन आ गया जो भी एग्जांपल मैंने दिया था, वही क्वेश्चन आ गया। सो हटाओ, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 व्हेन इट डिस्प्रपोर्शनेट्स इनटू PH3 एंड H3PO3। अच्छा मैंने अभी H3PO4 लिखा था, बस वही H3PO3 है, तो ये तो बना ही लोगे, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। चलो फिर भी लिख लेते हैं एक बार।
तो H3PO2 डिस्प्रपोर्शनेशन है, दिख रहा है, H3PO2 गेटिंग कन्वर्टेड टू PH3 एंड H3PO3 तो यहाँ पर ये +1 से -3 और ये जा रहा है +3। सो ये देखो N1 कितने का, 4 का, N2 कितने का, 2 का, वही है। तो N1 N2 8 बाय N1 प्लस N2 6, 4 प्लस 2 6, so n factor is 4 by 3, n factor is 4 by 3, so equivalent weight will be m upon 4 by 3, 4 by 3, this is the answer, option D is the answer, fine. Now let us take this question 147. This looks quite dangerous, काफी बड़ा सा इक्वेशन दिख रहा है। The equivalent mass of AS2S3 बताना है is related to its molecular mass by, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके हाफ को पकड़ो सिर्फ, है ना। कंप्लीट रिएक्शन है तो क्या हुआ, वो कोई स्पेक्टेटर आयन नहीं है, परेशानी नहीं होगी आपको। आप इसको देखें किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है और सल्फर भी देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दिख रहा है, ये देखो सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आर्सेनिक यहाँ +3 स्टेट पर है, ये +3 स्टेट पर है, +3 से जा रहा है +5 में, तो चेंज हुआ बेटा 2 का, और 2 एटम है तो टोटल चेंज हुआ 4 का, ठीक है। और यहां पर है ये -2 में सल्फाइड है, ऑब्वियसली नॉर्मल सल्फाइड, और ये जा रहा है सल्फेट में 6 में, मतलब 8 का चेंज हुआ, और 3 एटम है तो चेंज हुआ कितने का, 24 का। तो सिर्फ अगर हम इंडिविजुअली इसके लिए देखें तो कितने का चेंज हुआ, 28 का, और 28 का चेंज हुआ तो m/28। मैं ये बोल सकता हूँ बहुत सारे बच्चे ये टॉपिक में परेशान रहते हैं, और अगर अभी देख रहे होंगे कि ऐसे यार ये तो वर्बली हो रहे हैं सब क्वेश्चंस, तो मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये हैं ही क्वेश्चंस ऐसे। अगर आप कहीं भी अच्छी जगह पढ़ोगे तो आपको ये सब क्वेश्चन वर्बली होंगे, ठीक है, वर्बली होंगे ये क्वेश्चंस आपसे। नाउ जो क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा या थोड़ा बेहतर होगा तो वो मैं खुद ही बोलूंगा, हाँ यार ये बेहतर लग रहा है क्वेश्चन, चलो ये सब तो ठीक है, आसान लग रहा है, नीचे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये देखो सेम वही उसी पर है ना। यहाँ पर भी इक्विवेलेंट मास बताना है, तो आप कुछ नहीं, आपको एन फैक्टर निकाल के डिवाइड करना है, नथिंग एल्स। एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस थोड़े अब करते हैं आप, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वगैरह निकालना सीख चुके हो। चलो एक सिंपल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का कुछ दिखे तो, हाँ 160 देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इट सेज दैट 1.25 gram of a solid dibasic acid is completely neutralized by 25 ml of 0.25 molar barium hydroxide solution. The molar mass of the acid is. Law of chemical equivalence लगाइए। सिंस ये डाई बेसिक एसिड है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये डाई बेसिक एसिड है, इसका मतलब इसका n फैक्टर 2 होगा। एसिड बताया था ना, एक सस्ता वर्ड यूज होता है कुछ, डाई बेसिक, मोनोबेसिक, इस तरह से बेसिसिटी, तो वही है, डाई बेसिक एसिड है तो n फैक्टर 2 है। अच्छा तो क्या करना है सर, इक्विवेलेंट्स को बस इक्वेट करना है, और क्या करना है, यहां मैं थोड़े स्पेस बना देता हूं, इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना है। तो आप यहां पर बेटा कुछ ऐसे लिखेंगे कि इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, दिख रहा है नहीं, हाँ, सो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। और जब आप देख रहे हैं एसिड को तो ये बेटा गिवन मास है, और ये तुम्हारा n फैक्टर है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्विवेलेंट, तो मोल्स 1.25 बाय n फैक्टर बाय m, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, multiplied by n factor, this is the number of equivalents, is equals to this is neutralized with 25 ml of 0.25 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से देखना, ठीक है,
छोटी सी बात है, जब आप मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करते हो बेटा, और वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो आपको मिलता है मिलीमोल्स, अग्रीड, तब आपको मिलता है मिलीमोल्स। और अगर आप नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करते हो तब आपको मिलता है मिली इक्विवेलेंट्स, अगर ये ml में है तो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में नॉर्मेलिटी क्या था, नॉर्मेलिटी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको हो सकता है थोड़ा ऐसा जगल करे फॉर्मूला, अरे यार ये क्या था, अरे वो क्या था। बहुत इजी फॉर्मूलाज हैं, एक बार फिर से देख लेना, सब एक ही तरह के फॉर्मूलाज हैं। नॉर्मेलिटी क्या पढ़ा था हमने, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। यहां से भी समझ में आ रहा है कि अगर आप यहां पर नॉर्मेलिटी लिखते हो तो एक्चुअली में आप क्या लिख रहे हो, आप मोलैरिटी इंटू n फैक्टर लिख रहे हो, है ना। तो अगर आप उधर n फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी n फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे, एंड दिस इनटू n फैक्टर इज नथिंग बट मिली इक्विवेलेंट्स। तो आप देखिए, वॉल्यूम है, मोलैरिटी है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड बता दिया है। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड बता रहा है ये 2 OH माइनस दे सकता है तो n फैक्टर 2 ही मानना होगा। तो n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज नथिंग बट इक्विवेलेंट्स। बट ध्यान रखें, अगर आप सीधे सीधे 25 मल्टीप्लाई करोगे तो एक सिली एरर हो जाएगी आपसे, क्योंकि आपने इधर इक्विवेलेंट्स लिया है और आप यहां पर मिली इक्विवेलेंट्स ले लोगे जाने अनजाने में। तो इस ml को लीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देना। 0.025 दिस इज इन लीटर्स इंटू 0.25 multiplied by 2. 2 is the n factor, this is the molarity, this is the volume, and yes, now you can easily calculate the value of m। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है, तो आप यहां से m कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, आगे देखते हैं कुछ और। सिमिलर क्वेश्चन इज देयर, दिस इज ऑल्सो अ सिमिलर क्वेश्चन, बहुत आसान, सीधे सीधे दिख रहा है वहां पर क्या होगा, ठीक है। सीधे सीधे एक और छोटा सा सस्ता क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इसको भी इलस्ट्रेशन के फॉर्म में लिख लेना। ऐसे आप बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, ये भी एक बुक में दिख रहा है क्वेश्चन, तो लिख लो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम are needed to oxidize 100 ml 0.2 मोलर KNO2 सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको इसमें। तो एक्चुअली में यहाँ पर हो ये रहा है कि KMnO4 है तो MnO4 माइनस आपके पास है, और ये आपको पता है कि ये कन्वर्ट होता है Mn+2 में अगर मीडियम एसिडिक है तो। मैं थोड़ा अगले क्लास में, मतलब अगले लेक्चर में, लेक्चर 5 में क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिडॉक्स सीरीज भी लिखाऊंगा आपको, जहां आपको ये सब मैं याद करा दूँ कि अच्छा ये इसमें होता है, ये इसमें होता है। तो सम इंपॉर्टेंट रिडॉक्स सीरीज वी विल ऑल्सो गो थ्रू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो फिलहाल ये तो खैर बहुत कॉमन है, पता ही है, MnO4 माइनस कन्वर्टेड टू Mn+2 एंड नाइट्राइट इज देयर, NO2 माइनस गेटिंग कन्वर्टेड टू नाइट्रेट विच इज NO3 माइनस। तो ठीक है, ये ऐसे ऑक्सीडाइज होगा, ये ऐसे होगा। अब ये क्या बोल रहा है, जब आपने कंबाइंड रिएक्शन लिख दिया मान लो, तो ये बोल रहा है कि इसके कितने मोल्स लगेंगे इसके इतने अमाउंट को ऑक्सीडाइज करने में। तो क्या करना है, एक तो बैलेंस करके तरीका है, ठीक है, बैलेंस करोगे मोल्स के हिसाब से, आप स्टोइकियोमेट्री पढ़ोगे और कर सकते हो। बट अभी हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वो तो हमने मोल कॉन्सेप्ट सीख ही लिया है ना पिछले चैप्टर में। अभी हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो हम अभी इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से करेंगे, ठीक है। सो अब अगर यहां पे हम देखें तो मोल्स ऑफ KMnO4 मुझे चाहिए, तो इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, मैं ऐसे लिख दूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KNO2।
और K का कोई काम नहीं है, स्पेक्टेटर आया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप MnO4 माइनस लीजिए, NO2 माइनस देखिए, उसी को देखिएगा। तो मोल्स ऑफ KMnO4 चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ KMnO4 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर तो उसका 5 ही होता है, बिल्कुल विख्यात है वो, 5 होता है, इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KNO2। तो अब ये NO2 माइनस +3 से जा रहा है +5 में, तो बहुत क्लियरली इसका n फैक्टर है 2, इसका n फैक्टर है 2, और इसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम दी हुई है। आप यहाँ इक्विवेलेंट्स लिख रहे हो तो यहाँ मिली इक्विवेलेंट्स लिखने की गलती मत करना, शुरुआती बच्चे ऐसा करते हैं। तो ये 100 ml को 0.1 लीटर्स में लिखना, तो 0.1 लीटर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, तो ये क्या मिला बेटा, ये मिला मोल्स, ये मिला मोल्स, और मोल्स में जब मल्टीप्लाई हो जाए n फैक्टर तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट्स। तो अब समझ पा रहे हो, ये जो n फैक्टर है वो जो बैलेंसिंग वाला फैक्टर था, ये एक्चुअली आप मोल कंसेप्ट ही कर रहे हो, बट बिना बैलेंस के काम हो जा रहा है, क्योंकि आपको n फैक्टर का नॉलेज है। ठीक है, ये देखो, ये बैलेंसिंग वाला टर्म यही आएगा। देखो 5 मोल्स ऑफ KMnO4 के साथ 2 मोल्स ऑफ KNO2 यूज होता है, बात वही है, लेकिन हमने वो टर्म इस तरह से डिफाइन ही किया है n फैक्टर का कि वो बैलेंसिंग वाले पार्ट को उसी में अपने में ले लेता है। ठीक है, अब बढ़िया समझ आ रहा होगा, अब हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट वगैरह कर लेना, तो मोल्स ऑफ KMnO4 आ जाएगा। ठीक है, मोल्स ऑफ KMnO4 आंसर अगर दिया हो तो बता देता हूँ। ठीक है, 0.04/5 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, दिस द आंसर। चलो कुछ और देख लेते हैं थोड़े बहुत। लेट अस टेक दिस वन, 163 ले लेते हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं। A 3.4 gram sample of H2O2 containing X% H2O2 by mass। अच्छा, वो सैंपल है उसमें X% H2O2 है, पूरा प्योर नहीं है लगता है। Requires X ml of KMnO4 solution for complete oxidation under acidic conditions। मेन सेंस लेवल के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मेन सेंस के लिए ठीक क्वेश्चन। द मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज, देखो बेटा फिर से हम अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार लिख लें फिर से यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि अपने पास H2O2 है, और H2O2 का जो सैंपल है वो हमारे पास बोला गया है 3.4 ग्राम का सैंपल है, और इस सैंपल को हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, X% H2O2 इसमें है बाई मास। अच्छा, और ये X ml ही KMnO4 का यूज कर रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जी हाँ, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, बात खत्म, बोलेंगे तो यही। तो अगर ये X% H2O2 इसमें है, तो थोड़ा बता देते हैं H2O2 का मास कितना है उसमें। H2O2 का मास है X/100 ऑफ 3.4, यही कुछ मास है, दिस इज द मास ऑफ H2O2। तो मोल्स कितने हैं H2O2 के, तो H2O2 के मोल्स अगर मुझे चाहिए तो H2O2 का मास कितना होता है यार, इतना ही होता है क्या, 34 ही तो होता है शायद, हाँ 34, ठीक है। तो मोल्स कितने हो गए बेटा, मोल्स हो गए X/100 इंटू 3.4/34। मैं धीरे धीरे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि मेरा कुछ सिली मिस्टेक वगैरह ना हो जाए। तो दिस बाय दिस, सो दिस एंड दिस, तो एक्चुअली वी हैव 0.001 X मोल्स ऑफ H2O2, ये मेरे पास H2O2 के मोल्स आ गए। ठीक है, और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं KMnO4 के साथ, तो KMnO4 का n फैक्टर आपको पता ही है 5 होता है, इसका भी n फैक्टर आपको पता ही है 2 होता है। अच्छा नहीं पता है तो ये लो, H2O2 कन्वर्ट होता है O2 में, जब ऑक्सीडाइज होता है ना तो कन्वर्ट होता है O2 में। तो ठीक है, -1, ये -1 से गया 0,
तो ठीक है, -1 से गया 0, 2 एटम के लिए 2 का चेंज, तो n फैक्टर हुआ 2। सो वी विल से दैट इसका इक्विवेलेंट कितना होगा 0.01, अच्छा 0.001 है शायद, ठीक है 0.001x ये मोल्स हुआ इंटू n फैक्टर 2 इज इक्वल्स टू, ये भी बोला जा रहा है रिक्वायर्स x ml ऑफ KMnO4, तो x ml ही लग रहा है और मोलैरिटी बतानी है KMnO4 की, तो x ml है बेटा, ml है, ये ध्यान दो कि ये तुमने इक्विवेलेंट्स निकाला है तो इससे लीटर में लेना होगा, इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड करनी है, n फैक्टर तो 5 ही रहता है और ये x और ये x कैंसिल एंड ये दिस और दिस कैंसिल, सो वी आर गेटिंग m as 2/5, 2/5 which is nothing but 0.4 molar, so which is nothing but 0.4 molar, तो है ऑप्शन में, क्यों नहीं होगा, सो दिस इज 0.4 मोलर। आई होप धीरे धीरे अपन डेवलप कर रहे हैं अपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को, कैसे कैसे चलाना है। कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। ये सब बेटा बहुत आसान है, ये सब आप ट्राई करिएगा खुद से, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस ना आप थोड़े रैंडमली ट्राई करिए और उसके बाद हमारे टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करिए, थोड़े रैंडमली अपने से कर लीजिए ट्राई। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड आइडोमेट्रिकली, इसके लिए आप थोड़ा एक क्लास वेट करिएगा, जो मैंने रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ाया है उसको देखिएगा, उसके बाद करेंगे अपन इसको। वो कब देखना है वीडियो, अभी ऐसे नहीं, रैंडमली जाके देख ली, मैं वो प्लेलिस्ट में फिट करूंगा, जहां पर फिट करूंगा उसको उसी सीक्वेंस में देखना है। एंड देन दिस, तो उसके बाद होगा देन दिस मच वाज बॉइल्ड विद दिस सॉल्यूशन। चलो ये देखते हैं, यहाँ कुछ अच्छा सा लग रहा है देखकर। So let's have a look at question number 170 क्या बोल रहा है। So it says that 0.8 gram of impure ammonium sulfate was boiled with 100 ml 0.2 normal NaOH solution। अच्छा, तो आप अमोनियम सल्फेट को NaOH के साथ बॉईल कर रहे हो तो क्या होगा, अमोनिया निकल जाएगा, वही हुआ है। द रिमेनिंग सोल्यूशन वाज डाइल्यूटेड टू 250 ml। थोड़ा क्वेश्चन को ना मैं स्पेस चाहता हूं, तो मैं थोड़ा आगे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखते जा रहा हूँ। ये लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना आप अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके, ठीक लग रहा है क्वेश्चन, देखते हैं क्या है आगे। सो अपने पास यहाँ पर अमोनियम सल्फेट था और अमोनियम सल्फेट में हमने डाला 100 ml 0.2 नॉर्मल NaOH, ठीक है। तो वी हैड अमोनियम सल्फेट हियर, अमोनियम सल्फेट वी हैड, एंड टू दिस वी हैव एडेड 100 ml of 0.2 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल, तो इससे इक्विवेलेंट पता चला ना इसका 0.2 नॉर्मल NaOH, तो इससे मिली इक्विवेलेंट पता चल गया, इसका मिली ही पता चला है, मिली में ही रहने दो, चलो छोड़ो। अब उसके बाद क्या हो रहा है, और उसके बाद अब इसको डाइल्यूट कर दिया है अप टू 250 ml। अच्छा, 250 ml तक डाइल्यूट कर दिया, पानी वानी डाल दिया होगा, डाइल्यूट हो गया 250 ml तक, और उसके बाद इससे 25 ml निकाल लिया है, और उस 25 ml को इतने अमाउंट नॉर्मेलिटी दे दिया है, ml दे दिया है, मतलब इक्विवेलेंट्स दे दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन। तो इतने एडवांस में इससे हल्के हल्के सवाल आते हैं, ठीक है। इस साल का पेपर तो मैं कितनी ही बुराई करूं उस पेपर की, बहुत हल्के हल्के सवाल है। मैं अभी सॉल्यूशंस लाऊंगा, 23 वाले क्वेश्चंस मैंने कहा है, 16 से 23 सभी के सॉल्यूशंस हम यूट्यूब पर ही करेंगे, तो आपको दिखाऊंगा प्रत्यक्ष रूप से कि वो क्वेश्चंस में क्या था। F2 का एमओ डायग्राम पूछा है क्वेश्चन में, एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस का सवाल पूछा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रिलेटेड, सिर्फ शुद्ध फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन मैकेनिज्म में बता दिया है कि ये SN1 है, ये SN2 है, ये SN1 है, ये SN2 है, ये कुछ अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं पेपर में, है ना, देखा ही होगा आपने अभी तक, तो काफी देख लिया होगा।
मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म का बच्चा पढ़ता ही इसलिए है कि वो गिवन कंडीशन में पता कर पाए कि यहाँ SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है, पढ़ता ही इसलिए है। उन्होंने बोला नहीं भाई हम तो आंसर की दे देंगे आपको, देखिए ना SN1 हो रहा है, बताइए अब क्या करना है, ऐसा पेपर है। द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दिस इज, अच्छा हम बहक गए थोड़ा क्वेश्चन से, बट ठीक है फिर भी तो सवाल तो समझ आ गया है, ये ऐसा किया और इसके बाद इसको आपको भी अभी थोड़ा सा, बस तुरंत ऐसा नहीं कि जल्दी से आंसर लाना है, ऐसे थोड़ा फील करो क्वेश्चन को। अब यहां पर इसको 250 ml तक कर दिया डाइल्यूट और फिर बोला इसमें से निकालते हैं सिर्फ मात्र 25 ml, इसमें से 25 ml निकाले, फिर इसमें डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी 5 ml और शायद 0.2 नॉर्मल दिया हुआ है क्या, हाँ जी 5 ml और 0.2 नॉर्मल, ये डाला हमने सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ वी हैव टू टेल कि इसमें अमोनियम सल्फेट की परसेंटेज प्योरिटी कितनी थी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये इसके इक्विवेलेंट और NaOH के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, और ये भी मुझे समझ आ रहा है कि NaOH यहां पर थोड़ा ज्यादा डाल दिया गया था, इसको थोड़ा ज्यादा डाल दिया गया था, उसके बाद उसका बैक टाइट्रेशन हो रहा है एक तरह से, ठीक है। अभी बैक टाइट्रेशन वर्ड में मत परेशान होना, आगे पढ़ोगे आप, तो चलिए ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर इस जगह पर इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH बराबर होगा इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 के, मिली इक्विवेलेंट बोल देता हूं, नंबर्स बहुत छोटे हो जाएंगे, 5 ml है तो मिली इक्विवेलेंट्स अगर मैं कहूं तो ये कितने मिली इक्विवेलेंट हुए सर, 1 मिली इक्विवेलेंट, अच्छा 1 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का है, तो इसका भी कितना मिली इक्विवेलेंट यहां बचा होगा, 1 मिली इक्विवेलेंट, अग्रीड। इस 25 ml में इसका 1 मिली इक्विवेलेंट रहा होगा, किसका, NaOH का। अगर एक बार में समझना है वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना, ठीक है। तो इसका 1 मिली इक्विवेलेंट था। अब देखो इक्विवेलेंट भी ऐसी चीज है चेंज होने वाली नहीं है, चेंज होने वाली नहीं है, मतलब सोल्यूशन में जैसे टोटल मोल्स हमेशा इंटैक्ट रहते हैं, भले आप कितना पानी डालो, 4 मोल अगर कोई सॉल्ट है उसमें कितना भी पानी डालो उसमें रहेगा तो वो 4 मोल ही ना। हाँ अब बात अलग है, आप उसको मिक्स करके उसका एक छोटा सैंपल लोगे तो अब उसमें नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब 1 मिली इक्विवेलेंट 25 ml में था, तो 250 ml में कितने मिली इक्विवेलेंट रहे होंगे, हाँ 10 मिली इक्विवेलेंट रहे होंगे, हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो 250 ml में इसके रहे होंगे 10 मिली इक्विवेलेंट, 10 मिली इक्विवेलेंट रहे होंगे NaOH के। अच्छा तो 10 मिली इक्विवेलेंट अगर उसके थे, इसका मतलब हमने डाला कितना था शुरू में, हमने तो 20 मिली इक्विवेलेंट डाले थे। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लिंक हुआ, देखो 20 मिली इक्विवेलेंट डाले थे, 20 मिली इक्विवेलेंट डाले थे, बट 10 मिली इक्विवेलेंट बच गए, बच गए तो 10 कहां गए, 10 कहां गए, अबे 10 इसके साथ रिएक्ट कर लिए, तो एक्चुअली में 10 मिली इक्विवेलेंट इसके साथ रिएक्ट कर लिए। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ, मिली इक्विवेलेंट्स, अब इसका रिएक्शन इमेजिन करो, जब NaOH इसके साथ रिएक्ट करके अमोनिया निकाल रहा है, ये भी तो एक रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के लिए भी मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 के लिए, और ये कितना मिली इक्विवेलेंट बचा है, 10 है, तो 10 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस। और मिली इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स इनटू n फैक्टर, मिलीमोल्स इनटू n फैक्टर, यही है। और n फैक्टर क्या है अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट का n फैक्टर क्या है, सर सॉल्ट तो लग रहा है, H प्लस दे रहा है एक्चुअली में, क्योंकि बेस NaOH है, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, H प्लस देगा, टोटल 2 H प्लस देगा। अब देखें अमोनियम के 2 आयंस हैं, 2 H प्लस देगा, तो कायदे से जो n फैक्टर है वो कुछ और नहीं 2 है। वाओ, तो मिली मोल्स आ चुका है NH4 ट्वाइस SO4 का, बढ़िया, कितने, 5,
तो मिलीमोल्स ऑफ NH4 होल्ड ट्वाइस SO4, ऐसा सवाल अगर एडवांस में भी आ जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, ऑल्दो दिस इज नॉट टू डिफिकल्ट बट स्टिल ठीक है, एग्जाम फेवरेबल बोल सकते हैं। सो दिस इज 5 मिलीमोल्स। तो बस हो गया यार, अब उसका मोलर वेट निकाल के मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है। फिर भी मैं आंसर बता देता हूं एक बार, बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर क्या है, 170 था ना। हाँ, तो 5 मिलीमोल बच रहे हैं, तो इसका मोलर मास है, अमोनियम सल्फेट का मोलर मास है 132, है ना, 132 आ रहा है, निकाल लेना। तो मास कितना हो गया, मास ऑफ अमोनियम सल्फेट is actually 5 millimoles, that is 5 into 10 की पावर -3 moles into 132, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 0.66 ग्राम्स। और सैंपल कितना था, सैंपल था 0.8 ग्राम्स का, सैंपल था 0.8 ग्राम्स का, तो 0.8 में से ये 0.66 ग्राम वो है, तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट इज एक्चुअली 0.66 अपॉन 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 100। टाइम पास करने के बाद द आंसर इज 82.5%। ओके, आई होप समझ आया होगा आपको, मजा आया होगा आज का भी लेक्चर, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हमारा लगभग खत्म हो चुका है। और let's wait for the next lecture, within 2 days I'll be there with the next lecture। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो देखिए पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, अगर कोई र्यूमर फैला रहा है कि सर कोर्स नहीं कंप्लीट करा पाएंगे, इधर उधर देख रहा हूँ मैं, कुछ इधर उधर की बातें चल रही हैं, बिल्कुल आप मत गुमराह होइए, आपको बहुत अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, और बिल्कुल बहुत पहले टाइम से बहुत पहले सिलेबस कराऊंगा, और फिर दबा के क्वेश्चंस कराऊंगा एग्जाम के समय, ये मेरा वादा है। मैं ऑन कैमरा कोई चीज़ ऐसे फालतू में नहीं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो दबा के क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम के समय, और अभी पूरी थ्योरी आपके एग्जाम के बहुत पहले ख़त्म हो जाएगी, बस आपको ढंग से फॉलो करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐप इंस्टॉल करिए और आप बिल्कुल कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर आवर वीडियोज विथ अदर्स एज वेल।